स्वागत है दोस्तों आपका जी के शॉर्ट पर। आज से मौर्योत्तर काल को शुरू करेंगे। इसका 3 पार्ट आएगा। पहले भाग में मौर्योत्तर कालीन वंश को जानेंगे, जिसमें शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और छेदी वंश के बारे में जानेंगे। दूसरे भाग में भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमक और तीसरे भाग में मौर्योत्तर कालीन प्रशासन, कला, समाज आदि के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में पूर्वी, मध्य तथा दक्कन क्षेत्र में कई राजवंश सत्ता में आया। मौर्योत्तर कालीन वंश को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले भाग में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और छेदी वंश को पढ़ेंगे तथा दूसरे भाग में विदेशी आक्रमक इंडो ग्रीक, पहलव वंश, शक और कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल को वैदिक प्रतिक्रिया व पुनरुत्थान का काल कहा जाता है। इसमें शुंग, कण्व और सातवाहन वंश ब्राह्मण राजवंश था। मौर्योत्तर काल के बारे में हमें पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य से जानने को मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य में गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, बेसनगर अभिलेख और मौर्योत्तर कालीन सिक्के महत्वपूर्ण है तथा साहित्यिक साक्ष्य में गार्गी संहिता, मालविका अग्निमित्र, दिव्य वदान, महाभाष्य, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण आदि महत्वपूर्ण है। पहला वंश है शुंग वंश। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली थी। वाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित्र में पुष्यमित्र को अनार्य बताया है, जबकि दिव्यवदान ग्रंथ में पुष्यमित्र को बौद्धों का शत्रु बताया गया है, क्योंकि इसने बौद्ध वृक्ष को नाश करने का प्रयास किया था। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को हराया था। बौद्ध धर्म से संबंधित भरहुत स्तूप को पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवाया था तथा अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित हुआ करते थे। पुष्यमित्र का साम्राज्य पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा और आधुनिक पंजाब के कुछ हिस्से तक था। मत्स्य पुराण के अनुसार पुष्यमित्र शुंग 36 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस को पराजित किया, जिसका उल्लेख पतंजलि की रचनाओं में मिलती है। शुंग वंश का अगला शासक अग्निमित्र हुआ, जो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। ये पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद शासक बना। यह कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम के नायक थे। मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र का प्रेम कहानी है। अग्निमित्र पुष्यमित्र के समय विदिशा का राज्यपाल था। अग्निमित्र के बाद का शासक इस प्रकार है: वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, अंधक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति। शुंग वंश का अगला और अंतिम शासक देवभूति हुआ। इसकी हत्या इसकी मंत्री वासुदेव ने कर दी। वासुदेव ने ही आगे चलकर कण्व वंश की स्थापना की। आगे है शुंग कालीन कला में विदिशा का गरुड़ स्तंभ, भाजा का चैत्य एवं विहार, अजंता का नवाम चैत्य मंदिर तथा नासिक का चैत्य महत्वपूर्ण है। अब शुंग वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। पुष्यमित्र के समय यज्ञसेन और अग्निमित्र के बीच विदर्भ का युद्ध हुआ, जिसमें अग्निमित्र विजय हुआ। इसका वर्णन मालविका अग्निमित्र में मिलता है। इस वंश का 9वां शासक भागभद्र के शासनकाल में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियोंकस ने अपना राजदूत हेलियोडोरस द्वारा विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। यह स्मारक हिंदू धर्म से संबंधित पत्थर का पहला स्मारक है। मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप शुंग काल में ही सामने आया। शुंग वंश में संस्कृत भाषा का खूब प्रचार प्रसार हुआ। महाभाष्य में बताया गया है कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला था। गार्गी संहिता के अनुसार यवन आक्रांता साकेत, पांचाल, मथुरा,
तथा पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया था। अयोध्या लेख को धनदेव ने उत्कीर्ण करवाया था। धनदेव पुष्यमित्र शुंग के समय कोसल प्रांत का राज्यपाल था। अयोध्या लेख से यह विवरण मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगला वंश है कण्व वंश। इसका संस्थापक वासुदेव थे। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की नींव डाली। इसकी जानकारी हमें वाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र से मिलती है। कण्व वंश भी एक ब्राह्मण वंश था। पुराणों के अनुसार इस वंश में 4 शासक हुए: वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मण। अंतिम शासक सुशर्मण की हत्या सिमुक ने कर दी और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। कण्व वंश का शासन। सातवाहन वंश के शासक के आने के बाद कण्व वंश का अंत हो गया था। वासुदेव कण्व को शुंगभृत्य के रूप में जाना जाता है। अगला वंश है आंध्र सातवाहन वंश। सातवाहन इतिहास के अध्ययन के लिए मत्स्य तथा वायु पुराण महत्वपूर्ण है। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे। इसका उल्लेख नानाघाट अभिलेख में है, जो आधुनिक महाराष्ट्र में है। सिमुक के विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है, तथापि पुराणों से हमें यह ज्ञात होता है कि नंद वंश के सम्राट महापद्मनंद के चतुर्थ पुत्र सम्राट राष्ट्रपाल ने ही आगे जाकर सातवाहन वंश की नींव रखी तथा उसके बाद उनके पुत्र सिमुक ने राज किया। सातवाहन का इसका शासन क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक था। पुराणों में सातवाहन को आंध्रभृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है तथा इसकी राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति और शासित क्षेत्र को दक्षिणापट कहा गया है। सातवाहन वंश को दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच एक कड़ी माना जाता है। सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू किया। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार सिमुक ने अपने शासनकाल में जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। सातवाहन वंश में सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण या कान्ह शासक बना। इसने सातवाहन का क्षेत्र नासिक तक बढ़ाया और नासिक की गुफाओं का स्थापना भी किया। नासिक के शिलालेख से यह पता चलता है कि कान्ह के समय में सातवाहन साम्राज्य पश्चिम में नासिक तक फैल गया था। अगला शासक सातकर्णी प्रथम हुआ। यह सातवाहन वंश का पहला प्रतापी शासक था। इसका उपलब्धियों की जानकारी रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। रानी नागनिका सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। यह अमीय राजवंश की राजकुमारी थी। इसने अपनी पत्नी के नाम पर चांदी की मुद्राएं चलाईं। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापटपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधियां धारण की। इसने मालव शैली की गोल मुद्राएं जारी करवाई। इसके सिक्कों पर श्री सात का उल्लेख मिलता है। सातकर्णी प्रथम का नाम का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। इसी ने गोदावरी तट पर बसी प्रतिष्ठान को अपना राजधानी बनाया। अगला शासक है हाल। सातकर्णी प्रथम के पश्चात सातवाहन वंश का शासक हाल हुआ। यह अपनी शांति प्रियता के लिए जाना जाता था। यह कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसे सातवाहन वंश का महानतम शासक कहा जाता है। इसने गाथा सप्तसती नामक महाकाव्य की रचना की। इसके राजसभा में वृहत्कथा के लेखक गुणाढ़य रहते थे। यह सातवाहन वंश का 17वां राजा था। सातवाहन वंश का अगला शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। इसने सातवाहनों की खोई हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की। इसके विजय की जानकारी इसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा पुलुमावी के नासिक गुहालेख से भी जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख के अनुसार इसके घोड़े ने तीनों समुद्र का पानी पिया था।
तथा इसे पर्वतों का स्वामी भी कहा गया है। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने वेंकटनगर की स्थापना की और वेंकट स्वामी की उपाधि धारण की। इसके अलावा राजाराज, महाराज, स्वामी तथा विंध्य नरेश की उपाधियां भी धारण की। इसने बौद्ध संघ को अजकाल किया तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। नहपान क्षहरात वंश का शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चांदी के सिक्के चलाए। यह आंध्र सातवाहन वंश का 23वां शासक था। इसका शासन क्षेत्र इस प्रकार था: पूर्व में विदर्भ, पश्चिम में कोंकण, उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ और दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। सातवाहन वंश का अगला शासक विशिष्टपुत्र पुलुमावी हुआ। यह गौतमीपुत्र शातकर्णी का पुत्र था। आंध्र प्रदेश विजय के पश्चात इन्होंने आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। इसकी राजधानी पेटान या प्रतिष्ठान थी। जूनागढ़ अभिलेख के मुताबिक पुलुमावी ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को 2 बार पराजित किया और उसकी पुत्री से विवाह किया। इसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है तथा पुराणों में इसका नाम पुलोमा या पुलोमावी मिलता है। पुलुमावी के बाद शिवश्री शातकर्णी और शिवस्कंद शातकर्णी राजा बने, लेकिन उनके शासनकाल से जुड़ी कोई खास जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद अगला शासक यज्ञश्री शातकर्णी बने। यह सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक था। इसने शक के विजय क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके सिक्के पर जहाज की तस्वीर बनी होती थी। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य कई भागों में विभाजित हो गया, जैसे इक्ष्वाकु, आभीर और छुटुशातकर्णी वंश। अब सातवाहन वंश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सातवाहन काल में सामंतों की 3 श्रेणी हुआ करता था: पहला राजा, दूसरा महाभोज और तीसरा सेनापति। सातवाहनों के समय में जिले को आहार या आहार कहा जाता था तथा अधिकारी को आमात्य या महामात्य कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासक को गौलमिक कहते थे, जो एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। राजा कृषि उपज का छठा भाग कर के रूप में लेता था तथा व्यापारियों के प्रधान को श्रेष्ठीन कहते थे। इस काल में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग सर्वाधिक होता था, जिसे करशापन कहते थे। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम सीसे की सिक्के चलाई तथा जिस सीसे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहनों की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। पहली बार ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा शुरू की। इस समय रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार होता था। सोपारा और भरौच सातवाहनों के समय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वसिष्ठीपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाओं में कार्ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास तथा अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक, सातवाहन और गुप्त राजवंशों के शासनकाल में हुआ था। शातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापट के स्वामी कहे जाते थे। मौर्योत्तर काल का अगला वंश चेदीवंश या महामेघवाहन वंश था। चेदीवंश सातवाहन वंश के बाद अस्तित्व में आया। चेदी वंश को चेता या चेतवंश के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग के चेदी राजवंश को महामेघवाहन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। महामेघवाहन का मतलब है महान बादलों के भगवान। इस वंश की जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस वंश की स्थापना महामेघवाहन के द्वारा किया गया था। इस वंश का सबसे महान शासक खारवेल था। खारवेल चेदी वंश के तीसरे शासक था। खारवेल ने ही जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से उड़ीसा ले गया था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि खारवेल ने ही चेर, चोल और पांड्य वंश के शासकों को पराजित किया था। खारवेल ने यवन और शातकर्णी शासकों को भी पराजित किया था। इसी ने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया।
नहरों की जानकारी के लिए पहला अभिलेखीय साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसके मुताबिक खारवेल ने तंसूली से कलिंग तक नहर का निर्माण करवाया था। महाभारत के अनुसार चेदी राज्य पर शिशुपाल का शासन था। शिशुपाल मगध के जरासंध और कुरु के दुर्योधन का सहयोगी था। चेदी महाजनपद की राजधानी सोथवती थी। चेदी महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान बुंदेलखंड में पड़ता है। तो ये था मौर्योत्तर काल का भाग 1। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।